नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले आधे घंटे में देखेंगे देश और दुनिया की बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं इस समय तक की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुंबई में 29,400 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की देंगे सौगात। सड़क, रेल, बंदरगाह से जुड़ी परियोजनाओं को राष्ट्र को करेंगे समर्पित। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के कार्यान्वयन की समीक्षा की। सरकार देश के सीमांत गांवों के चहुमुखी विकास के प्रति कटिबद्ध। सीमांत गांवों से पलायन रोकने के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने पर जोर। संविधान हत्या दिवस मनाने का फैसला करने के बाद से संविधान की रक्षा की दुहाई देने वाले परेशान। बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस के सहयोगी इंडी गठबंधन दलों से पूछे सवाल। कहा, आज जुल्म सहने वाले भी जुल्म करने वालों के साथ हो गए हैं खड़े। कर्नाटक के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता बी नागेंद्र को ईडी की हिरासत में 18 जुलाई तक भेजा गया। वाल्मीकि निगम घोटाले में कल रात ईडी ने किया था गिरफ्तार। नए शिखर पर पहुंचा देश का विदेशी मुद्रा भंडार। 657 अरब डॉलर के पार। फॉरेन करेंसी एसेट्स 4.23 अरब डॉलर बढ़कर हुई 577.11 अरब डॉलर। औद्योगिक उत्पादन में 7 महीने में सबसे ज्यादा 5.9% बढ़ा। खेल की खबरों में भारत और जिम्बाब्वे के बीच चौथा T20 हरारे में आज 5 मैचों की सीरीज में भारत 2-1 से आगे। आज का मैच जीतकर सीरीज में अजेय बढ़त बनाना चाहेगी टीम इंडिया। और विंबलडन के महिला एकल के फाइनल में इटली की जैस्मिन पाओलिनी और चेक गणराज्य की बारबोरा क्रेजिकोवा के बीच आज होगी खिताबी भिड़ंत। विंबलडन को आज मिलेगी नई महिला चैंपियन। ये थी इस समय तक की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र के दौरे पर मुंबई पहुंचेंगे। पीएम मोदी मुंबई में नेस्को प्रदर्शनी केंद्र में 29,400 करोड़ रुपए से भी अधिक की लागत वाली सड़क, रेलवे और बंदरगाह क्षेत्र से जुड़ी अनेक परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के जी ब्लॉक में इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी सचिवालय का दौरा करेंगे और INS टावर्स का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री ठाणे बोरीवली ट्विन टनल परियोजना और गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड परियोजना की आधारशिला भी रखेंगे। प्रधानमंत्री नवी मुंबई में कल्याण यार्ड रिमॉडलिंग और गति शक्ति मल्टीमॉडल कार्गो टर्मिनल की भी आधारशिला रखेंगे। पीएम मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना और इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी यानी INS टावर्स का भी उद्घाटन करेंगे। और अब अगली बड़ी खबर, केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार देश के सीमांत गांवों के चहुमुखी विकास के प्रति कटिबद्ध है। अमित शाह ने देश के सीमांत गांवों से पलायन रोकने के लिए स्थानीय निवासियों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने और गांवों के साथ संपर्क बढ़ाने की जरूरत पर बल दिया। साथ ही अमित शाह ने कहा कि सीमांत गांवों के आसपास तैनात केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और सेना को सहकारिता के माध्यम से स्थानीय कृषि और हस्तशिल्प उत्पादों की खरीद को बढ़ावा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि सेना और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के स्वास्थ्य केंद्रों और उनकी सुविधाओं का लाभ नजदीकी गांवों के निवासियों को नियमित रूप से मिलना चाहिए। श्री शाह ने कहा कि इन गांवों में सौर ऊर्जा और पवन चक्की जैसे नवीकरणीय ऊर्जा के अन्य स्रोतों के अधिकतम उपयोग पर जोर देने की आवश्यकता है। इन सीमांत गांवों में अब तक 6,000 से भी अधिक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिनमें लगभग 4,000 सेवा वितरण और जागरूकता शिविरों का आयोजन शामिल है। इन गांवों में रोजगार सृजन के लिए 600 से अधिक परियोजनाओं को भारत सरकार द्वारा स्वीकृति दी जा चुकी है। गृह मंत्री ने बैठक के दौरान लंबित मुद्दों के निपटारे के लिए नियमित अंतराल पर उच्चतम स्तर पर समीक्षा पर भी विशेष जोर दिया।
केंद्र सरकार ने ग्रामीण कनेक्टिविटी को मजबूत करने और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में आर्थिक विकास में तेजी लाने के मद्देनजर त्रिपुरा और असम के लिए कई सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने असम के लिए 378 करोड़ रुपए से भी अधिक के अनुमानित निवेश के साथ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 563 किलोमीटर लंबी 78 सड़कों और 14 पुलों को मंजूरी दी है। अगली खबर, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर सलाह देने के मकसद से शिक्षा सलाहकार परिषद के गठन का निर्णय लिया है। शिक्षा सलाहकार परिषद एक स्वतंत्र निकाय होगी जिसमें शिक्षा क्षेत्र से जुड़े अनुभवी लोगों और विशेषज्ञों को सदस्य के तौर पर शामिल किया जाएगा। शिक्षा नीति में स्कूली और उच्च शिक्षा से जुड़ी विभिन्न सिफारिशों के व्यापक, समग्र और योजनाबद्ध क्रियान्वयन के लिए ये परिषद शिक्षा मंत्रालय को सलाह देगी। परिषद राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर शिक्षा मंत्रालय और शिक्षा से जुड़े अन्य मंत्रालयों, एजेंसियों और संस्थानों को सलाह देगी। साथ ही परिषद इसके व्यापक, समग्र, तालमेलपूर्ण और व्यवस्थित निष्पादन में भी सुविधा प्रदान करेगी। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय इस साल 20 से लेकर 24 नवंबर तक वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट यानी वेब्स के पहले संस्करण का आयोजन करेगा। इस सम्मेलन का आयोजन गोवा में किया जाएगा, जिसको राज्य सरकार के सहयोग से आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन को लेकर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और गोवा सरकार के बीच समझौता हुआ है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस मौके पर कहा कि हमारी सरकार का उद्देश्य मीडिया एवं मनोरंजन उद्योग जगत में ज्यादा से ज्यादा रोजगार उपलब्ध कराना है। We would be focusing in the coming years and months in this third term of Prime Minister Modi ji, we would be focusing a lot on creating more employment in the media and entertainment industry. The employment in media and entertainment industry stands roughly around 25 lakh, today 2.5 million. Our effort has to be to increase it significantly. And to increase it significantly, we will be making some structural efforts and making some process efforts. और वहीं गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने मीडिया एवं मनोरंजन उद्योग के लिए राज्य को सबसे पसंदीदा जगह बताते हुए कहा कि सरकार प्रदेश में लगातार फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने पर काम कर रही है। Goa, with its rich cultural heritage and scenic beauty, is a heaven for creativity and artistic expression. The place has been a perfect setting for the more than 100 films in the last decade alone. Our state is a vibrant participant in the global dialogue on art and entertainment. The warm and welcome environment of the Goa make its perfect setting for the international gathering like WAVES and IFFI. और अब बात उपचुनावों के नतीजों की। देश भर के 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के लिए मतगणना जारी है। बिहार की रुपौली सीट पर हुए उपचुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह ने जेडीयू के कलाधर प्रसाद मंडल को शिकस्त दे दी है। तो वहीं हिमाचल प्रदेश की देहरा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी कमलेश ठाकुर ने जीत दर्ज की, जबकि नालागढ़ सीट से कांग्रेस के हरदीप सिंह बाबा ने जीत हासिल की। तो वहीं हमीरपुर से भाजपा के आशीष शर्मा विजयी हुए हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश के अमरवाड़ा सीट पर भाजपा के कमलेश प्रताप शाह आगे चल रहे हैं। तो वहीं पंजाब के जालंधर पश्चिम से आम आदमी पार्टी के मोहिंदर भगत ने जीत दर्ज की है, जबकि तमिलनाडु के विक्रमंडी सीट से डीएम के उम्मीदवार अनियूर शिवा आगे चल रहे हैं। उत्तराखंड की बद्रीनाथ सीट पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है, जबकि मंगलोर सीट पर कांग्रेस आगे चल रही है। तो वहीं पश्चिम बंगाल में रायगंज, राणाघाट, दक्षिण बागदा पर टीएमसी ने जीत हासिल की है, जबकि मानिकतला सीट पर भी टीएमसी आगे चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा है कि संविधान हत्या दिवस मनाने के मोदी सरकार के निर्णय से संविधान की रक्षा का स्वांग रचने वाले बहुरूपियों के हृदय में वेदना शुरू हो गई है।
हमारी सरकार ने जब से संविधान हत्या दिवस मनाने का निर्णय लिया है तो संविधान की रक्षा का स्वांग रचने वाले बहुरूपियों के हृदय में बड़ी वेदना शुरू हो गई है और वो ये कह रहे हैं कि 50 साल पुरानी बात की आवश्यकता क्यों है। और साथ ही भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस राज में देश के ऊपर एक नेता को कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि इजराइल हमास संघर्ष पर प्रस्ताव पारित करने वाली कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने आज तक आपातकाल की निंदा करते हुए प्रस्ताव पारित नहीं किया। देश से ऊपर एक नेता को कर दिया गया था, इंदिरा इज इंडिया कर दिया गया था और इंडिया इज इंदिरा का नारा कांग्रेस के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष देवकांत बरुआ का था और इजराइल हमास पे संघर्ष पे प्रस्ताव पारित करने वाली कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने आज तक आपातकाल की आलोचना करते हुए, इंदिरा जी की आलोचना करते हुए और डीके बरुआ के इस वक्तव्य की निंदा करते हुए प्रस्ताव नहीं पारित किया है। अगर आप ऐसी किसी चीज पे प्रस्ताव पारित कर सकते हैं, मुझे दिखाएं वो सीडब्ल्यूसी का कहां प्रस्ताव है कि हमने माफी मांगी, हमने निंदा की। साथ ही भाजपा नेता ने कहा कि भारत के इतिहास में एक ही उदाहरण है जब किसी प्रधानमंत्री को चुनावी धांधली और चुनाव में भ्रष्टाचार का दोषी पाया गया। भारत के इतिहास में एक ही उदाहरण है जब किसी प्रधानमंत्री को चुनावी धांधली और चुनाव में भ्रष्टाचार का दोषी पाया गया। श्रीमती इंदिरा गांधी को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के द्वारा, यह आरोप नहीं था, न्यायालय के द्वारा दोषी पाया गया और इस कारण से उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई। वो सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सदस्यता तो रहेगी परंतु आपकी सांसद के रूप में कोई काम नहीं कर सकती, 6 साल लड़ने प्रतिबंध था, आप सदन की कार्रवाई में भाग नहीं ले सकती, वोटिंग नहीं कर सकती। तब ये इमरजेंसी लगाकर वो जो संविधान का 38वां और 39वां संशोधन था वो रेट्रोस्पेक्टिवली लगाया गया। साथ ही सुधांशु त्रिवेदी ने शिवसेना पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के आगे नतमस्तक होने की भी एक सीमा होनी चाहिए। कांग्रेस के आगे नतमस्तक होने की एक सीमा होनी चाहिए और शिवसेना को कम से कम सत्ता लोलुपता में अराजकता जैसा शब्द जेपी और उस आंदोलन से जुड़े सारे नेताओं में, उसमें चौधरी चरण सिंह जी, कर्पूरी ठाकुर जी, बहुत बड़े बड़े लोग आज के समय में उनके साथ खड़े हुए, लालू जी, मुलायम जी, डीएमके के नेता अटल जी, अडवाणी जी, मुझे लगता है सबको अराजक कहना यह भारत के लोकतंत्र की संघर्ष क्षमता का अपमान करना है। अगली खबर कर्नाटक से, जहां करोड़ों रुपए के वाल्मीकि कॉरपोरेशन घोटाले के मामले में पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता बी नागेंद्र को 18 जुलाई तक ईडी की हिरासत में भेज दिया गया है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने बी नागेंद्र को कल 13 घंटे से भी अधिक समय तक पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। नागेंद्र को आज विशेष अदालत में पेश किया गया जहां से उन्हें ईडी की हिरासत में भेजा गया। गौरतलब है कि प्रवर्तन निदेशालय ने इस केस में गुरुवार को कर्नाटक समेत 4 राज्यों में छापा मारा था। अब तक करीब 50 लाख रुपए नकद और कुछ दस्तावेज जब्त किए जा चुके हैं। इस घोटाले में आरोप लगने के बाद नागेंद्र ने 6 जून को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इस केस का खुलासा तब हुआ जब लेखा अधीक्षक चंद्रशेखरन ने 26 मई को आत्महत्या कर ली थी। चंद्रशेखरन ने सुसाइड नोट में दावा किया कि निगम के बैंक खाते से 187 करोड़ रुपए अनधिकृत रूप से स्थानांतरित कर दिए गए। सुसाइड नोट में निगम के निलंबित किए जा चुके प्रबंध निदेशक जेजी पद्मनाभ, लेखा अधिकारी परशुराम जी दुरुगानवर और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की मुख्य प्रबंधक सुचिस्मिता रावल का भी नाम शामिल है। चंद्रशेखरन ने नोट में लिखा कि मंत्री ने धन हस्तांतरित करने के मौखिक आदेश दिए थे। और अब बात रोबोकॉन की।
तो रोबोकॉन 2024 नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में शानदार ढंग से शुरू हो गया है। प्रसार भारती के सहयोग से IIT दिल्ली द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में देश भर से 150 से भी अधिक छात्र भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता में लगभग 46 टीमें भाग ले रही हैं, जहां छात्रों द्वारा बनाए गए रोबोट हार्वेस्ट टुडे नामक थीम पर प्रतिस्पर्धा करेंगी। विजेता इस वर्ष अगस्त माह में वियतनाम में फाइनल खेलेंगे। और हमारी संवाददाता दीपिका महतो ने महाराष्ट्र के VIIT कॉलेज की टीम से इस बारे में बातचीत की। पुणे के COEP कॉलेज पूरी तरीके से तैयार है इस कंपटीशन में भाग लेने के लिए। DD रोबोकॉन 2024 का आगाज हो चुका है और जो एंथुसियाज्म लेवल है वो पूरी टीम में बहुत ही ऊंचा है। और फिलहाल हमारे साथ मौजूद है कैप्टन अमेय पांडे। कैप्टन अमेय, जब हम बात करेंगे आपकी टीम प्रिपरेशन की, 1 साल से आपकी तैयारियां चल रही हैं, किस तरीके के चैलेंजेस देखे आप? हर साल जो थीम होती है उसके हिसाब से स्क्रैच से रोबोट बनाए जाते हैं और इस साल तो एक रोबोट ऑटोनोमस है, तो उस हिसाब से क्या है कि जो रोबोट को अपने आप खुद से बिना किसी मैनुअल इंटरफेरेंस के टास्क कंप्लीट करने, तो हर साल ऐसे नए नए चैलेंजेस आते हैं जो जिसमें हमें स्क्रैच से काम करने का मौका मिलता है। तो उस हिसाब से जो है जो अब हमारी जो मेंटली हम जितना ज़्यादा खुद को एग्जॉस्ट करेंगे उतना ज़्यादा मेंटल कैपेसिटी बढ़ती है सोचने की, इनोवेशन लाने की। तो उस हिसाब से तो बहुत मज़ा आता है। हर साल जीतना और हारना तो लगा रहता है, लेकिन जो सीख के जाते हैं वो बहुत ज़रूरी होता है। क्या सीख के जाते हैं आप हर साल DD रोबोकॉन से? हर बार अलग चैलेंजेस फेस करने को मिलते हैं। तो बेसिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल दैट वी गेट टू लर्न इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग जो सबसे, क्योंकि हर साल अलग प्रॉब्लम स्टेटमेंट होने की वजह से हमें अलग अलग अप्रोचेस समझ में आते हैं अलग अलग प्रॉब्लम सॉल्व करने के, जिसके वजह से हम लोग हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इंप्रूव करते हैं और उसके वजह से हम लोग अलग प्रॉब्लम को मैनेज कैसे करना है, उसे स्क्रैच से रिजॉल्व करने की कोशिश कैसे करनी है, उसके फिर उस जो भी प्लान कर रहे हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में उसे एग्जीक्यूट कैसे फर्दर कर सकते हैं, उस हिसाब से ओवरऑल डेवलपमेंट होती है यहाँ पे बच्चों की। कितने एक्साइटेड हैं हम जब बात करें आप लोगों की भागीदारी के बारे में? महिलाएं भी बढ़ चढ़ के इस इनोवेटिव और टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रही है, वो बहुत बड़ी बात है। गर्ल्स का होना यहाँ पे बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द टाइम रोबोटिक्स और इसमें गर्ल्स आती नहीं है, पर हम लोगों का इतना उसमें है थोड़ा सा नॉलेज, तो हम लोग इसमें करते हैं। और यहाँ पे आके इतने सब मैचेस देख के भी बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग यही मोटिवेशन से आते हैं कि अगले और 3 साल भी हमें क्या क्या सीखना है, क्या स्ट्रैटेजीज हमें और अप्लाई करनी है, बाकी टीम्स को देखना है हमारे बॉट्स में क्या गलती है और क्या इम्प्रोवाइजेशन चाहिए, ये सब चीज़ें देख के और आगे बढ़ना है और अगले साल फिर से और अच्छे पावर के साथ आना है। ठीक है, तो ये सुना आपने टीम को जो तैयार है पूरी तरीके से, ना केवल इस साल के लिए लेकिन आने वाले कई सारे सालों के लिए, और अपनी प्रिपरेशन उस हिसाब से देखती है। यहाँ से बहुत कुछ सीख के भी जाती है और आगे जाकर अपनी जो अपकमिंग जनरेशन्स हैं उनको भी ये लर्निंग सिखाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। कैमरा पर्सन ललित के साथ दीपिका, DD न्यूज़, नई दिल्ली। अगली खबर, केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने विश्व स्काई डाइविंग दिवस पर हरियाणा के नारनौल में स्काई डाइविंग की। भारत में हरियाणा के नारनौल में पहली निजी स्काई डाइविंग सुविधा शुरू हुई है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने स्काई डाइविंग का आनंद लिया। उन्होंने कहा कि पर्यटन मंत्री होने के नाते ये उनकी जिम्मेदारी है कि हर किसी के लिए सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए ताकि वे उनका अनुभव कर सकें। अपना अनुभव साझा करते हुए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने हमारे संवाददाता चंद्रशेखर से ये खास बातचीत की। गजेंद्र सिंह शेखावत जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, आज आपने वर्ल्ड स्काई डाइव के दिन खुद जंप किया है, कैसा अनुभव रहा है? देखिए, निश्चित रूप से अत्यंत रोमांचकारी था और एडवेंचर स्पोर्ट्स की दुनिया में मेरा परिवार इन सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स के साथ में जुड़ा है। मेरे लिए निश्चित ये अनुभव, आज का अनुभव रोमांचकारी होने के साथ साथ में और भी अधिक महत्वपूर्ण इसलिए था कि भारत में पर्यटन मंत्री होने के नाते इस तरह के एडवेंचर स्पोर्ट्स की जो कमी भारत में महसूस की जा रही थी और भारत के लोग दुनिया के दूसरे देशों में जाकर के इस तरह के रोमांच का अनुभव लेते थे, हरियाणा सरकार और के साथ में आज जिस तरह से यहाँ टीम स्काई हाई ने ये इनिशिएट किया है और इतने महत्वपूर्ण दिन से आज शुरुआत हुई है, मैं मानता हूँ कि और देख सकता हूँ कि एक बहुत सुनहरा भविष्य इस दृश्य में भारत में दिखाई देता है और आने वाले समय में भारत के टूरिज्म को बड़ा बूस्ट इसके माध्यम से मिलने वाला है। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के आपको लगता है और डेवलप होगा इससे? लेकिन निश्चित रूप से आज जब यहाँ से शुरुआत हुई है, ये शुरुआत जो है केवल यहाँ तक सीमित न रहे,
ये शुरुआत देश के अन्य प्रांतों में भी जाए। सुरक्षा के साथ में हम इस तरह के एडवेंचर स्पोर्ट्स में लोगों को इस तरह की सुविधाएं उपलब्ध करा सकें, इसके लिए देश और प्रदेशों की सरकारों के साथ मिलकर के हम जो है इसको प्रमोट करने के लिए काम करेंगे। तो ये थी गजेंद्र सिंह शेखावत जिन्होंने खुद स्काई डाइव किया और उनका कहना है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी डेवलप किया जाएगा और कोशिश ये की जाएगी कि देश के तमाम जो राज्य हैं और देश के जो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं वहां पर भी ऐसी फैसिलिटीज हो ताकि जो दुनिया भर के जो टूरिस्ट हैं वो यहां पर आ सके। कैमरामैन अनिल ठाकुर के साथ चंद्रशेखर, डीडी न्यूज, हरियाणा। आगे देखेंगे कुछ और बड़ी खबरें, लेकिन फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। चाय की प्याली के साथ खबरों से भरी नई सुबह, देश की राजनीति, आम जन की कहानी, विदेशों की हलचल, कारोबार का गुणा भार, खेल का मैदान, मनोरंजन और ज्ञान विज्ञान, सेहत की बात और ग्लैमर का तड़का। नया सवेरा। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज़ पर समाचारों का बुलेटिन। आगे की खबरों में, अमरनाथ यात्रा में श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की अगर स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानी होती है तो इसके लिए केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। केंद्र सरकार लगातार सभी व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग कर रही है। इसी सिलसिले में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्र से बात की हमारे वरिष्ठ संवाददाता चंद्रशेखर जोशी ने। अमरनाथ यात्रा में जो श्रद्धालु वहाँ पर जा रहे हैं उनके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। केंद्र सरकार की ओर से भी वहाँ पर कई फैसिलिटीज़ उपलब्ध करवाई गई हैं। हमारे साथ केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्रा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। सर, क्या कुछ केंद्र सरकार की ओर से वहाँ पर फैसिलिटीज़ उपलब्ध करवाई गई हैं? आपने एक विशेष समीक्षा बैठक भी की है। हाँ, कल मैं अमरनाथ यात्रा में जो हेल्थ फैसिलिटी है उसकी समीक्षा करने राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ में गया था और मुझे बहुत ही आनंद हुआ कि जिस तरह से वहाँ पर जो है विविध राज्यों से और विविध ठिकानों से यात्री आते हैं। लगभग 2.5 लाख से अधिक यात्री पिछले 15 दिन में वहाँ आ चुके हैं। और हाई एल्टीट्यूड में जो यात्री आते हैं उनकी उम्र भी कईयों की 60 या उससे अधिक रहती है, पर वहाँ पर जिस तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करी गई है वो बहुत ही उत्तम है। और गवर्नमेंट ऑफ JNK ने भी कई ऐसे नए उसमें वहाँ चीज़ें उपलब्ध कराई हैं। जैसे अब मैंने वहाँ देखा कि एक पिट्ठू एम्बुलेंस करके उन्होंने शुरू करी है, जो कि मेरे ख्याल से एक यूनिक उनका मेरे ख्याल से एक एक्सपेरिमेंट है। एक पिट्ठू के ऊपर ही उन्होंने जो है ऑक्सीजन सिलेंडर रखे हैं और ये पिट्ठू 8 पिट्ठू बालतल की तरफ से और 8 पिट्ठू पहलगाम की तरफ से ये आगे पीछे यात्रा में चलते रहते हैं। तो अगर यात्रा में चलते हुए कोई भी यात्रियों उन्हें दिखा जो कि जिसको ऑक्सीजन की शॉर्टेज आ रही है तो उसको वहीं की वहीं उन्होंने उसके ऊपर ऑक्सीजन से उसका उपचार करते हैं। और बाकी भी उसके अंदर फर्स्ट एड के भी किट्स हैं, जो अगर कोई किसी का पैर मुड़ जाए या किसी को किसी तरह की तकलीफ हो तो वो वहीं की वहीं उसको प्रोवाइड कर सकते हैं और बाकी फिर इन्फॉर्मेशन दे के डॉक्टर्स वगैरह को बुला लेते हैं। और बाकी मैंने देखा कि वहाँ पर जो है बहुत ही सुसज्ज हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ उपलब्ध है। जो पहलगाम में पहला बेस कैंप है नून 1 के ऊपर, वहाँ पर 10 बेडेड पूरा फैसिलिटीज़ है, जहाँ पर जो है आपका ECG से लेकर और एक्सरे से लेकर ऑक्सीजन से लेकर हर चीज़ वहाँ पर उपलब्ध है। और डॉक्टर्स वहाँ पर कार्डियोलॉजी के, सर्जरी के, पीडियाट्रिक्स के और इसके ऑर्थोपेडिक्स के, ये सब वहाँ पर उपलब्ध है। तो हर तरह की फैसिलिटी वहाँ पर उपलब्ध है। चंदनवाड़ी में 100 बेडेड एक परमानेंट हॉस्पिटल बनाया गया है। फिर आगे जहाँ पंचतरनी जाते हैं वहाँ पर भी एक परमानेंट हॉस्पिटल है, वहाँ पर भी लगभग 20-25 बेड हैं, जहाँ पर सब चीज़ें सुसज्ज थी। होली केव के पास भी, जो कि लगभग 13,000 फुट से भी ऊंचाई के ऊपर है, वहाँ पर भी सुसज्ज हॉस्पिटल था। उसके अंदर जो है आइसोबैरिक चैम्बर थे, ऑक्सीजन थी और डॉक्टर्स, विशेष करके डॉक्टर्स जो मैंने देखा कि डॉक्टर्स विविध भागों से आए हुए हैं। कल मेरे को वहाँ मध्य प्रदेश के डॉक्टर, उत्तर प्रदेश के डॉक्टर, दिल्ली के डॉक्टर, हर तरह के डॉक्टर वहाँ दिखाई दिए, जो कि बड़े सेवा भाव से वहाँ काम कर रहे हैं। JNK UT का जो वहाँ पर व्यवस्था है उसको लेकर के क्या कहते हैं? तो JNK UT मेन तो काम JNK UT का ही है, क्योंकि उन्होंने जैसा मैंने बताया कि अब चंदनवाड़ी और बालतल में 100 बेडेड हॉस्पिटल बना दिए हैं। नून 1 और जो कैंप्स हैं वहाँ पर टेम्परेरी हॉस्पिटल्स हैं, पर वो भी पूरी तरह से सुसज्ज हैं। वहाँ पर जो है अगर आपको जो है ऑर्थोपेडिक्स की कोई चीज़ हो तो उसका जो है वो कर सकते हैं। अगर स्ट्रोक हो तो उसके लिए टेरेक्टेज जैसी ऐसी वहाँ दवाइयाँ उपलब्ध हैं जिसको वो टेक केयर करते हैं। और इसीलिए हमने देखा है कि पहले जो अब आज से 10 साल पहले या कभी जो वो होती थी, जब यात्राएं होती थी, जब और उसमें और आज में कितना फ़र्क आ गया है। आज जो है
लॉस ऑफ लाइफ बहुत कम है और हर तरह की वहाँ पर जो है सुविधाएं वहाँ पर उपलब्ध है। हाई एल्टीट्यूड है तो चुनौतियाँ किस तरह की आ रही हैं वहाँ पर, ये सब व्यवस्थाएं वहाँ पर पहुँचाने में? देखिए, चुनौती तो इसी की आती है कि एक तो वहाँ ऑक्सीजन की, क्योंकि जो है लोग जो चलते हैं और पैदल चलते हैं, और फिर जो है यहाँ पर वेजिटेशन कम है तो ऑक्सीजन कम रहती है, और फिर जो जिनको इस तरह की आदत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है अब जो यात्री और जो भक्त जा रहे हैं वो तो उनको इसका आइडिया नहीं है कि वहाँ पर हाई एल्टीट्यूड में क्या क्या हो सकता है। फिर कभी बारिश आई तो उस तरह से, कभी ठंड का भी कभी मौसम होता है तो वो भी एक जो है लोगों को हाइपोथर्मिया वगैरह होने का वो रहता है। बाकी जो है अगर गिर गए कहीं तो जो है फ्रैक्चर होने का या फिर जो है बेंड होने का, लेग बेंड हो जाए, इस तरह का है। कार्डियक का आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है हाई एल्टीट्यूड के ऊपर, जो कि पता नहीं चलता और सडनली ये चीज़ें एग्रीवेट हो जाती है। तो वहाँ इसका मेरे ख्याल से काफ़ी इंतजाम है और वहाँ पर हर तरह के डॉक्टर्स और स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी क्योंकि उपलब्ध है। तो देखा आपने यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी की ओर से वहाँ पर जो सुविधाएं दी जा रही हैं श्रद्धालुओं को, उसको लेकर के एक समीक्षा बैठक की गई है और इनका कहना है कि वहाँ पर श्रद्धालुओं को पूरी जितनी व्यवस्थाएं इतनी हाई एल्टीट्यूड में पहुँचाई जा सकती हैं वो व्यवस्थाएं वहाँ पर पहुँचाई गई हैं और श्रद्धालुओं को भी इसका काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। चंद्रशेखर जोशी, डीडी न्यूज़, दिल्ली। तो अमरनाथ यात्रियों श्रद्धालुओं के लिए पर्याप्त व्यवस्था सरकार ने की है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।